सो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीबीएसई का सैम्पल पेपर 2023-24 का हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मेरा डिपार्टमेंट फिजिक्स का है। मैं सारा फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे सिंपलेस्ट तरीका क्या होगा उसको सॉल्व करने का वो दिखाने वाला हूँ। और आप जब सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप ट्राई करेंगे कि 2 घंटे में वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा कुछ हो जाए, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो तगड़ा रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। सेशन फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, तीनों का मिला के हम लोग सैम्पल पेपर करने वाले हैं। फिजिक्स मैं यानी दीपक बनवाल लेंगे, केमिस्ट्री मधु मैम लेंगी और बायोलॉजी प्रशांति मैम लेंगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज ये इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर करने वाले हैं। ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर है। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उसका सैम्पल पेपर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए हम लोग ये लेकर आए और हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए और लास्ट में बताइए कि आपसे कितना हुआ। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स के क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं हम लोग पहले। हाँ, 13 फिजिक्स और 14 भी फिजिक्स है। रेड। चलिए 13 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा। ये है ऑब्जेक्ट ए बी और ये इमेज ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है, इमेज ए डैश बी डैश है। तो होगा क्या, देखो ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है इन प्रॉपर्टीज में से कौन सा सही होगा। एट द डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नहीं फ्रंट तो नहीं है, गलत। एट द ट्वाइस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, फ्रंट नहीं है, फ्रंट नहीं है, बिहाइंड द मिरर, डी। सो डी इज द करेक्ट। When light enters the atmosphere, it strikes on extremely fine particles which deflect the light ray in all possible direction. This is due to scattering of light. Scattering of light का definition यही है। When a light ray enters in atmosphere, it get deflected in all the direction due to the fine particles present in atmosphere. तो उसको स्कैटरिंग बोला जाता है। नाउ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, अ कंपास नीडल प्लेस नियर अ करंट कैरिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इंक्रीज्ड। ओके, ये फॉल्स है वैसे। और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीज द करंट, ये ट्रू है। तो बेसिकली ये असर्शन रीजन क्वेश्चन होता है। इसका आंसर्स आपको यहाँ पे देख के बताना पड़ता है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो ये तो नहीं है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नहीं ये भी नहीं है। ए इज ट्रू बट बी इज आर इज फॉल्स, नहीं। ए फॉल्स है और बी ट्रू है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो आंसर डी होगा। इसमें क्या लिखेंगे, 19 नंबर में क्या लिखेंगे, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा एमसीक्यू टाइप खत्म हो गया। अब जो है हम लोग को शॉर्ट और लॉन्ग टाइप करना है। सो नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम लोग उसी हिसाब से लिखेंगे। हम लोग नंबर्स के अकॉर्डिंग देख करके अपना आंसर लिखेंगे। अगर 2 नंबर है तो ज़्यादा खींचना नहीं है, भले ही आपके पास
सागर जैसा ज्ञान हो, लेकिन उसको कॉपी में बहाना नहीं है, नहीं तो पूरी कॉपी बह जाएगी। क्या बोल रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 3 मीडिया आर गिवन बिलो। 3 मीडिया है, एक मीडियम ऊपर वाला, एक मीडियम नीचे वाला। अब उसके बाद क्या बोला है कि मीडियम ए जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, मीडियम बी जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8 और मीडियम सी जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ठीक है, सबका म्यू दिया है, म्यू ऑफ ए, म्यू ऑफ बी और म्यू ऑफ सी। तो बोल क्या रहा है? अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ। पहले देखो ये क्या है? लेस डेंसर है और ये मोर डेंसर है, मोर डेंसर। ठीक है, लेस डेंसर से आया लाइट रे और मोर डेंसर की तरफ आया। ये हमारा नॉर्मल है, तो क्या होगा? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाएगा। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है गाइस, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि एंगल आई फॉर रिफ्लेक्शन 1, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। अब उसके बाद फिर क्या बोला है? ए टू बी एंड अनदर रे ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू सी। एक और रे है जो बी टू सी कर रहा है। तो पहले नॉर्मल बना लेते हैं। अब क्या? बी से सी की तरफ जा रहा है। बी तो डेंसर है और ये लेस डेंसर है। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाएगा। 3 टाइप का रिफ्रैक्शन पढ़ाए थे हम। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप 2x की स्पीड से मेरा पुराना जो लेक्चर्स है जो मीठा गुरु में पढ़ा हुआ है, आप जाकर उसे रेफ़र कर सकते हैं और जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसमें क्या हुआ है? इस केस में ये था फर्स्ट केस नंबर और ये था सेकेंड रे के लिए। तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिख रहा है क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया। तो आई इज लेस देन एंगल आर। अब ये तो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है हम लोग को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल? फर्स्ट वाले केस और ये फर्स्ट वाला केस। फर्स्ट, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ए टू बी। ठीक है। इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकेंड मीडियम? गिव योर रीजन। देखो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर रहा है सेकेंड मीडियम में। पहला मीडियम में क्या है? ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गया ना, तो जब भी डेंसर से लेस डेंसर की तरफ जाएगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगा लाइट का। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक रोड है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, तो ऑफ कोर्स है उसमें कि आप धीरे धीरे अपनी स्कूटी या फिर जो कार है वो चलाओगे। लेकिन सोचो अगर ये खाली रोड है, मेन रोड है, हाईवे, तो उसमें आप तो भगाओगे ना अपनी कार। तो ये मोर डेंसर है, मतलब ये ट्रैफिक वाला इलाका है और ये खाली जगह है, तो खाली जगह में तो अपना भगाएंगे ना। तो यही लाइट के साथ भी होता है कि वो उसका स्पीड इंक्रीज कर जाता है। द सेकेंड मीडियम, गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। देखो क्यों ऐसा हुआ। देखो लेस डेंस, मोर डेंसर मतलब 1.8,
ये लाइट का स्पीड 1.8 कम कर दे रहा है एयर के रिस्पेक्ट में। एयर में जितना है उसे 1.8 कम हो जाएगा लाइट का स्पीड 1.8 टाइम्स, और इसमें क्या है कि 1.5 टाइम्स कम हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो होगा क्या, ये अगर 1.8 है, इसका मतलब 1.8 टाइम्स ये घट गया। कौन? स्पीड ऑफ लाइट, और इसमें 1.5 टाइम घटा है। तो ऑफ कोर्स इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्पीड 1.5 में होगा, मतलब मीडियम 3 में होगा, सी में। समझे? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इसका रीज़न है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस इतना लिखना है, और उसके बाद लिखना है कि सो द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस इन द सेकेंड मीडियम सी, B2C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन है। अ पीस वायर ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए ये और करके दिया है ना, इस और का मतलब या तो ये बनाना है या तो ये बनाना है, दोनों नहीं बनाना है। दोनों बना देंगे ना तो एक चेक करेगा और एक काट देगा, और एक बार कटा आपकी कॉपी में तो फिर नंबर रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों नहीं बनाएंगे, ज़्यादा तेज नहीं बनना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ट्वेंटी फोर का क्या है? अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। एक वायर था आर जिसका रेजिस्टेंस आर था, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में काट दिए। मतलब पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, तो पहले ये था। ठीक, अगर हम इक्वल पार्ट्स में काटे हैं इसको तो हर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/3 हो जाएगा। R/3 R/3 R/3, तब ना मिलके R हो रहा है। तो देखो R इक्वल्स टू, मान लेते हैं उसका रेजिस्टेंस है R डैश, इसका भी R डैश, इसका भी R डैश, तो R इक्वल्स टू क्या हो गया? 3R डैश के बराबर है। ठीक, और उसके बाद फिर इसको बोल रहा है कि देन पार्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन इज R1, व्हाट इज द वैल्यू? अच्छा, रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे कि पैरेलल कनेक्शन में जोड़ दिया उसको R डैश को। अब देखिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको फिर ये जोड़ना आना चाहिए कि पैरेलल कनेक्शन को कैसे जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे? ये R डैश है, R डैश है, R डैश है, तो 1/R1 जो कि पैरेलल है अपॉन 1/R डैश प्लस 1/R डैश प्लस 1/R डैश, 1 नहीं होगा ये, तो होगा क्या? 1/R1 इक्वल्स टू 3/R डैश, या फिर R1 इक्वल्स टू 3R डैश बाई 3, R1 इक्वल्स टू R डैश बाई 3, और R कितना है? 3R है, तो हमको निकालना है R1 इज टू R। सो रेशियो R1 इज टू R विल बी, R1 के लिए कितना है? R डैश बाई 3 इज टू R, R कितना है? 3R डैश के बराबर। तो होगा क्या? R डैश खत्म और 1/3, 1 ऐसे तो रेशियो को रखते नहीं है, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर आ जाएगा 3 इंटू 1/3 इज टू 3 इंटू 3, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए।
तो ये कट गया, 1 आ गया, इस टू 9 आ गया। तो R1:R कितना आ गया, 1:9। चलिए ये हमारा पहला आंसर है। और फिर इतने में आपको 2 नंबर मिल गया। और आप एक ये बना सकते हैं, देखिए ज़्यादा हीरो नहीं बनना है आप लोग, ऐसा नहीं कि दोनों बना दे। वो क्या होगा, जस्ट एक काट देगा टीचर, और जैसे ही कॉपी में कटना स्टार्ट हुआ तो ये मेंटालिटी है कि आगे कटते ही चला जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा हीरो नहीं बनना है, एक ही बनाइए, या तो ये या तो ये। ऐसा नहीं है टीचर इसमें ज़्यादा मार्क्स दे देगा, कभी नहीं देता है, क्योंकि कॉलम्स होते हैं वहाँ पे, ऐसे कॉपी चेक करके और वहाँ पे कॉलम भरना पड़ता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है रेफर टू द इमेज बिलो एंड स्टेट हाउ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर आउटसाइड द मैग्नेट, व्हाट हैपेंड टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि आउटसाइड द मैग्नेट, अच्छा इनसाइड में तो यूनिफॉर्म होते हैं, ये सॉलिनॉइड है, एक सॉलिनॉइड एक्ट करता है बार मैग्नेट की जैसा। और बार मैग्नेट क्या होता है कि उसके अंदर में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो ये ठीक इसके अंदर वाली फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह जितना, अगर यहाँ पे 15 टेस्ला है तो अंदर भी हर जगह 15 टेस्ला होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बोल रहा है कि बाहर में कहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, सबसे ज़्यादा फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो याद रखिएगा मेरी बातों को कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तो एट द पॉइंट, एंड पॉइंट्स एट, इस आंसर का कैसा हो जाएगा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 25 का और है, और वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। और द एंड्स, एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड at the ends of the solenoid the magnetic field, the number of magnetic field is high. So at the ends of the solenoid the number of magnetic field is high, so it form, yeah, it is strongest here outside the magnet. समझ गए? तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेट। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा, ये पहला नंबर था, और दूसरा नंबर पूछा है कि क्या हो अगर हम करंट को रिवर्स कर दें। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिख रहा है, ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिधर नेगेटिव है, नेगेटिव अटैच्ड है उधर से निकल रहा है, और जिधर पॉजिटिव अटैच है उधर जा रहा है अंदर। तो अगर हम करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दे, करंट का डायरेक्शन उल्टा करने का क्या मतलब है कि हम बैटरी को उलट दें, बैटरी के टर्मिनल्स को जस्ट अपोजिट कर दें, तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पॉइंट में, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट it leads to change in magnetic fields direction।
इट लीड्स टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। मतलब पहले डाउन से अप की तरफ जा रहा था, अब अप से डाउन से अप की तरफ जाएगा। पहले ऐसे हो रहा था और उसके बाद जब हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये ऐसे जाने लगेगा, उल्टा, जस्ट उसके अपोजिट। ठीक है, तो बाय द चेंजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इट लीड्स टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। मतलब पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, पहले नॉर्थ इधर था, फिर साउथ यहाँ था, लेकिन उसके बाद क्या होगा, साउथ इधर हो जाएगा और नॉर्थ इधर हो जाएगा आफ्टर द चेंजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। 31 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देखो कितना नंबर है ये, 31 है, 31। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1, वाई इट इज सो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट in air या वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर और वैक्यूम को लगभग सेम मानते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, और मीडियम में v और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब सुनिए एक सत्य, दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकता है तो वो लाइट है, उसको छोड़ के, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से फास्ट ट्रैवल कोई नहीं कर सकता, और अगर किसी और मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन फेनोमेनन हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। तो होता क्या है कि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट ऊपर में है और उससे कम नीचे वाले में है। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है तो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होता है। जैसे कि मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, 10 है और 10 से कोई भी छोटा नंबर अगर हम लेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 ही आएगा। तो दिस इज द रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज हायर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, so its ratio will be greater than 1, which is called refractive index. Refractive index is greater than 1. So it is always greater than 1. In figure below, a light ray travel from into semicircular plastic block. Give a reason why the ray does not deviate at the semicircular boundary of the plastic block. Complete the ray diagram of the, अच्छा ठीक है, एक प्लास्टिक ब्लॉक दे रखा है हम लोग को और यहाँ पे एक लाइट रे ऐसे आया, ये दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है, सीधा। पूछ रहा है कि लाइट रे डेविएट क्यों नहीं किया जब दूसरा, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, मीडियम 1 मीडियम 2, पूछ रहा है लाइट रे डेविएट क्यों नहीं किया अपने पाथ से। तो याद होगा आपको कि हमने 3 टाइप का रिफ्रैक्शन पढ़ा था, एक रेयर टू डेंसर, दूसरा डेंसर टू रेयर और तीसरा परपेंडिकुलर रिफ्रैक्शन। परपेंडिकुलर रिफ्रैक्शन ऐसा रिफ्रैक्शन था जिसमें कोई भी पाथ चेंज नहीं हो रहा। तो ये 90 डिग्री है, यहाँ से ये सरफेस से अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि सिंस द लाइट रे is perpendicular to plastic semi circle, so
The perpendicular refraction happens. So the perpendicular refraction happens. That's why it not deviate. That's why it not क्वेश्चन मिट गया ना, क्वेश्चन हट गया। हाँ ठीक है, इट नॉट सीम्स डेविएटेड। ठीक है, तो इसीलिए डेविएट नहीं हुआ। अब बोल रहा है कि ठीक है यहाँ पे डेविएट नहीं हुआ, अब आगे का बना है, आगे का बनाइए। बोल रहा है कि कंप्लीट द रे डायग्राम of a scenario when the light ray come out to the plastic block। तो इस प्लास्टिक ब्लॉक से अगर हम लाइट रे बाहर निकालेंगे तो फिर कैसे होगा? तो हमको पता है ये पक्का ये ज़्यादा है μ1 से, पक्का ज़्यादा है, तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग जाएगा। ये एंगल आर है, ये एंगल आई है। सेकेंड रिफ्रैक्शन, एक रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ परपेंडिकुलर रिफ्रैक्शन, और एक रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा ये चीज़। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट द लॉ एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मेजरेबल प्रॉपर्टीज कौन कौन है? वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस, यही तीन चीज मेजरेबल है। तो आपने सुना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेटमेंट, when a current passes through a conductor, it produced heat or some amount of electrical energy converted to heat energy due to its resistance। रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है? सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। यही स्टेटमेंट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। और ये बोलता क्या है कि जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के स्क्वायर के, मतलब करंट के स्क्वायर के, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, रेजिस्टेंस के। तो होता क्या है कि हीट जो है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, और तीनों को जब मिला देते हैं तो क्या आ जाता है? हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, जितने टाइम के लिए लग रहा है। तो हमसे पूछा गया था स्टेट द लॉ ऑफ प्रॉपर्टीज। हाँ ठीक है, तो मेजरेबल क्वांटिटी यही है, टोटल आंसर आपको यही लिखना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और ये फॉर्मूला लिख देना है। हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब अगर हीट करंट को डबल करते हैं तो हीट 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस को डबल करते हैं हीट डबल होगा, टाइम को डबल करते हैं तो हीट डबल होगा, लेकिन करंट को डबल करेंगे तो हीट 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है, आई पे नहीं। उसके बाद फिर लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कैसे डिपेंड करता है?
मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस द ऑपोजिशन ऑफर बाय अ कंडक्टर when current is flowing, when current is flowing through it. It is represented by capital R. R is proportional to the specific L, length of the conductor. Resistance is proportional to the length of the conductor. Resistance is inversely proportional to the area of cross section. मतलब वो तार कितना मोटा है इस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा। जितना मोटा तार उतना कम रेसिस्टेंस, उतना कम एनर्जी लॉस और उतना कम हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या आता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे और उस कांस्टेंट का नाम है रो। रो क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ L बाई ए। तो R इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो R किस पे डिपेंड किया? L बाई ए, लेंथ पर यूनिट एरिया पे डिपेंड किया, लेंथ पे डिपेंड किया, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वेयर रो इज द कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। समझ गए? इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। Ananya responded to the question, why do electrical appliances with metallic bodies are connected to the main through 3-pin plug, whereas an electric bulb can be connected with 2-pin plug? She wrote the 3-pin connection reduced heating of the connecting wires. ये मेरे से फिजिक्स नहीं पढ़ी है गाइस, मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये आंसर गलत दे रही है। ये बोल रही है कि ये यूज़ करते हैं हम लोग हीट को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन होता क्या है असल में अनन्या को बोलता है, अनन्या ऐसा नहीं होता बेटा। क्या होता है, वो 3-पिन क्यों दिया जाता है? वो अर्थिंग के लिए दिया जाता है। कि क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को प्लग लगाएं तो उसमें करंट बहा, तो अगर मेटेलिक बॉडी है तो उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है और छूने पे हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शॉक दे सकती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए वो जो बड़ा वाला पिन है वो लगाया जाता है। देखो ये हमारा प्लग है, यहाँ पे बड़ा सा पिन रहता है, यहाँ पे छोटा और यहाँ पे छोटा। तो ये जो बड़ा सा पिन है ना, इसी का नाम अर्थिंग है। इसका नाम क्या है? अर्थ पिन। और ये क्या है? सेफ्टी डिवाइस है। एक होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल। इन दोनों से भी काम चल जाएगा, लेकिन ये जो अर्थ पिन है वो दिया जाता है शॉक से बचने के लिए। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जमा हो जाती है मेटेलिक बॉडी में, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको ज़मीन में डाल देने के लिए वापस। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन डोमेस्टिक सर्किट? देखो दो चीज़ें पढ़नी थी हमें हमारे सिलेबस में, एक ये अर्थिंग के बारे में, अर्थ पिन के बारे में, और दूसरा फ्यूज़ के बारे में।
तो क्या होता है फूजे? FUSE, फूजे, फूजे, फ्यूज। तो फ्यूज क्या होता है? इट इज सेफ्टी डिवाइस। ये क्या है? सेफ्टी डिवाइस which is used to limit the current in the circuit, which is used to limit the current in the circuit। क्या करता है? करंट को लिमिट करने के लिए सर्किट में ये यूज़ करते हैं हम लोग फ्यूज़। फ्यूज़ कैसा दिखता है? देखो, फ्यूज़ का ऐसे हम लोग बनाते हैं। एक वायर है, ये मेटालिक वायर है, और यहाँ से फिर हमारा ये निकल के जा रहा है, मीन्स आके इससे कनेक्टेड होता है ये, और ये अंदर में ये कनेक्टेड होता है। ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड, और बीच में एक स्मॉल वायर होता है, बहुत पतला सा वायर होता है, ये थिन वायर। ये क्या है? थिन वायर। और यही एक्चुअली में फ्यूज़ है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर में अगर करंट पास कर रहा है तो हीटिंग इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होने की वजह से होता क्या है कि ये मेल्ट कर जाती है और सर्किट यहाँ से टूट जाता है, करंट फ्लो नहीं होता। और कुछ बच गया, देख लेते हैं आगे। हाँ, ये है the above shown a thin lens of focal length 5 meter. What a kind of the lens? चलो ठीक है, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये जो दिख रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना होता है? देख, ये जस्ट सेट ऑफ प्रिज्म होता है ऐसे, तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने लाइट रे को किधर मोड़ देता है? अपने बेस की तरफ। तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ये सीधा चला जाएगा, और ये आएगा ऐसे और ऐसे मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे फोकस होगा, और इसी को अगर हम ऐसे मिला दें तो यही कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ कितना है? 5 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 मीटर। Kind of the show of the figure, the real and inverted image to be formed by this lens at 7 optical center. The object distance placed in it, draw the neat and clean diagram. चलो, इरेजर ले लेते हैं और बढ़िया से बनाते हैं इसको, क्योंकि बोला है नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने, तो हम लोग भी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे। ब्लू ले लेते हैं। तो एक बढ़िया सा सुंदर सा हम लोग क्या किए, लेंस बना लिए यहाँ पे, थिन लेंस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका फोकल लेंथ है 5 मीटर पे। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? If a real inverted image is to be formed by the lens at a distance of 7 meter from the optical center, then तो इमेज फॉर्म करना है 7 मीटर पे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, 5 यहाँ, 2 यहाँ, यहाँ पे कहीं पे होगा इमेज, ठीक है। ये 7 है, 7 मीटर, सेंटीमीटर है, मीटर है, 7 मीटर्स पे।
कैलकुलेशंस शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब पूछा है, देखो क्या क्या दे दिया है। फोकल लेंथ दे दिया है 5 मीटर, इमेज डिस्टेंस दे दिया है, कितना दिया है जी 7 मीटर, और हमसे पूछा है u क्या होगा। हमको पता है u क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हमको ये निकालना है 1/u, तो इसको इधर उसको इधर, तो 1/u क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 1/u आ जाएगा 1/f माइनस में अब प्लस 1/v, तो 1/5 और प्लस 1/7, 35 एलसीएम और इधर 1/u, तो 1/u कैसे यहाँ पे आ जाएगा, 1/u इक्वल्स एलसीएम ले लेंगे, 35 आ गया, 5 प्लस 7 प्लस नहीं -7 प्लस 5 -7, ठीक है, -2/35 और u इक्वल्स, हाँ ठीक है, u इक्वल्स आ जाएगा -35/2 मीटर्स, और ये अप्रॉक्स होता है 15 दूना 30, 16 दूना 32, 17.2, मतलब ये कहाँ पे होगा, 5, 10, 15, इधर और पीछे जाइए और यहाँ पे, ये ऑप्टिकल सेंटर से 17.2 मीटर्स की डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, यहाँ से, और फिर रे डायग्राम बनाना है, इसका बना लेते हैं, फोकस को कटते हुए, और ये ऐसे, और दूसरा यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, और ये ऐसे। एक और करेक्शन करना है हमें भाई, यहाँ ना देख के यहाँ पे देना पड़ेगा, या फ्री हैंड बनाएंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है, टू द स्केल बनाना है। बस ये याद रखिएगा कि एरो किधर जा रहा है और कहाँ पे कट कर रहा है। तो ये ऐसे बनेगा, एंड उसके बाद ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है ऑप्टिकल सेंटर से पीछे की तरफ आ रहा है 17.2। तो चलिए देखते हैं हमारा और वाला क्वेश्चन। सेलेक्ट कर लेते हैं पेन और देखते हैं हमारा और में क्या क्वेश्चन है। A 10 centimeter long pencil in front of a concave mirror। ये कॉनकेव मिरर था, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल, और यहाँ पे ये है 5 और ये है 10। हमारा रेडियस दे रखा है 40 मीटर सेंटीमीटर, और फोकस हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फोकस कहीं यहाँ पे होगा, और ये 20 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो एक रे आया है ऐसे, जो कि फोकस को कट करके निकला, और दूसरा रे जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से ये वापस, ये ऐसे और ये ऐसे करके यहाँ पे कहीं पे मीट करेगा और एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा। ऑल्दो ये नॉट टू स्केल है, पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है, कंसेप्ट यही है कि ये पीछे जाके मीट करेगा। यहाँ से कोई देख रहा होगा, यहाँ से अपनी आँखियाँ बिछाए, यहाँ से इंसान देखेगा, तो ये इसको नज़र आएगा कि ये पीछे इसका इमेज और मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो नेचर एंड पोजीशन लिख लेते हैं उसका। नहीं, पहले पूछा क्या है क्वेश्चन, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज
फॉर्म बाय, अच्छा वी पूछा, ठीक है। तो एफ निकल, एफ दिया हुआ है, अब वी नहीं पता है, यू पता है, यू कितना है। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, 5 सेंटीमीटर। हमेशा साइन कन्वेंशन को लेकर चलना है लेंस के फॉर्मूले में और ये मिरर के फॉर्मूले में। साइन कन्वेंशन -5 और ये -20। तो यहाँ मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। और ये चूँकि कॉनकेव है तो इसका सब कुछ नेगेटिव होता है, तो हम लोग लिखेंगे 1/-20 = 1/v - 1/ कितना है ये 5। उधर जाके पॉजिटिव 1/v = 1/5 - 1/20। एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 4 - 1 दैट इज़ 3/20 और यहाँ से v आ जाएगा 20/3। थ्री बाई 20/3 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको काट दें 6.67 सेंटीमीटर। देखना ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पोल्स के राइट साइड में है। तो v हमारा कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक 6.67 सेंटीमीटर v, और ये पॉजिटिव है। अब बोला है कि हाइट ऑफ द इमेज है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द इमेज हमसे पूछा है। तो हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालते हैं? अब मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही होता है -v/u। ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज इक्वल्स टू हो जाएगा -v/u इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ द इमेज, अब इसमें भी साइन कन्वेंशन लगाएंगे। u जो है हमारा नेगेटिव है और v क्या है पॉजिटिव है, तो u को नेगेटिव लेना है। ho क्या है, अप साइड टू है प्रिंसिपल एक्सिस से, ऊपर जाना पड़ रहा है ho देखने के लिए, मतलब हाइट ऑफ द इमेज देखने के लिए ऊपर जाना पड़ रहा है, तो ये पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर नीचे आना पड़ता तो नेगेटिव लेते। वैसे हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ऊपर की तरफ होती है। तो यहाँ से hi हमारा आ जाएगा हाइट ऑफ द इमेज -v माइनस ऑफ v मतलब 6.67 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, सॉरी -5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 10। यहाँ से ये 2 बार में ख़त्म, ये माइनस माइनस ख़त्म, और 6.67 का डबल, तो ये हो जाएगा 6.6 मतलब 13.34 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ द इमेज। मैग्निफिकेशन, आपको ये सब रूल्स फार्मूलाज सब कुछ याद रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो ये सबसे फेमस केस है, वैसे कॉनकेव मिरर का सबसे फेमस केस है, इस पे क्वेश्चन एकदम आ सकता है। उसके बाद और कहाँ पे और देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारे सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन और फिजिक्स का भी लास्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमें दे रखा है एक सर्किट, और सर्किट से हमें जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर देना है। 12 वोल्ट की एक बैटरी लगी है और यहाँ पे ढेर सारे स्विचेस है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। अगर हम स्विच 2 को ऑन करते हैं तो ये 12 ओम के बल्ब जल जाएंगे। स्विच 3 में अगर ऑन करते हैं तो ये 4 ओम के बल्ब जल जाएंगे। हमें क्या क्या पूछेगा, और ये सारे लोग पैरेलल में हैं, मतलब सारे के अराउंड वोल्टेज सेम रहेगा। कितना? 12 वोल्ट, जितना इसका है 12 वोल्ट। सो अब पढ़ लेते हैं। विनीता एंड अहमद डेमोन्स्ट्रेट अ सर्किट दैट ऑपरेट्स 2 headlights and 2 side lights of a car in their school exhibition. Based on their demonstration circuit, answer the following question. First, state what happened when switch A is connected to position 2 and 3. देखो फर्स्ट का ऐसे लिखेंगे आंसर, फर्स्ट का ए, पार्ट ए।
अगर पोजीशन 2 से कनेक्टेड है देन होगा क्या कि बल्ब रेटेड 12 ओम विल ग्लो। ठीक है। और बी में पूछा अगर पोजीशन 3 में अटैच रहेगा तो क्या होगा, तो बल्ब रेटेड 4 ओम विल ग्लो। ये दोनों जल जाएंगे और दोनों सेम इंटेंसिटी के साथ जलेंगे। ये भी दोनों जब जलेंगे सेम इंटेंसिटी के साथ जलेंगे। ठीक है। तो ये 12 ओम वाला अगर 2 में अटैच है तो ये 12 ओम वाला जलेगा, और 3 में अटैच है तो ये 4 वाला जल जाएगा और फिर ये बुझ जाएगा 12 ओम वाला। ठीक है। अब उसके बाद पूछा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैम्प व्हेन लाइट। सिंपल सा बात है। सेकंड का सिंस इट इज अ पैरेलल कनेक्शन, सिंस it is a parallel connection, नीचे चला गया को लेकर आते हैं। since it is a parallel connection, connect TION, so voltage across each bulb will be same as battery। ठीक है। दैट इज 12 वोल्ट। तो सब क्या क्रॉस कितना होगा, 12 वोल्ट होगा। कैलकुलेट द करंट इन ईच 12 ओम लैम्प व्हेन लाइट और इन ईच 4 एम्प लैम्प व्हेन लाइट। मतलब बोल रहा है कि जब इसमें कनेक्टेड होगा ये स्विच तो इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा, और जब ये इससे कनेक्टेड होगा तो फिर इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा। तो निकालते हैं थर्ड नंबर का ए। तो देख के यहाँ रखा है, हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर होता है। R दे रखा है, V दे रखा है, I निकालना है, तो I इक्वल्स टू V बाई आर हो जाएगा। सबके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो सेम है, दैट इज 12 वोल्ट। तो होगा क्या, 12 बाय, पहले निकालते हैं फर्स्ट का, मतलब 12 ओम वाला का, तो I ऑफ 12 ऐसे लिखेंगे। ठीक है। I ऑफ 12 ओम का, तो 12 बाई 12 दैट इज 1 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 एम्पियर। यहाँ पे आएगा 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर आएगा, 1 एम्पियर, और इसमें भी कितना आएगा, 1 एम्पियर। अब इस वाले में देखते हैं, फॉर आई फॉर 4 ओम बल्ब, तो V बाय आर दैट इज V बाय आर दैट इज V कितना है, वोल्टेज 12 है, और R कितना है, R है 4 दैट इज 3 एम्पियर। तो यहाँ से जब जाएगा तो वो 3 एम्पियर से जाएगा। तो निकल गया सबका, वो 1 एम्पियर 12 के लिए, 12 ओम का बल्ब के लिए 1 एम्पियर, 4 ओम का बल्ब के लिए 3 एम्पियर, और इन ईच बल्ब 12 ओम लैम्प व्हेन लाइट, ये हो गया मतलब 3 हो गया, 4। सो विच कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैम्प 4 ओम और 12 ओम हैज़ हायर पावर। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। तो हम लोग कैसे निकालेंगे पावर इन, यहाँ पे लिख लेते हैं पावर इन लैम्प 4 ओम लैम्प। तो इसका पहले वोल्टेज देखना पड़ेगा, वोल्टेज चूंकि पैरेलल है तो वोल्टेज तो 12 ही होगा, मतलब V इंटू आई होता है, तो होगा 12 इंटू
कितना 3 है, तो 12 3 जो होता है 36 वाट। तो पावर ऑफ 4 ओम का कितना आया, 4 ओम बल्ब 36। अब इसके बाद पावर ऑफ निकालेंगे, ये पावर ऑफ 12 ओम कितना आएगा, V इंटू आई, मतलब 12 इंटू, और आई कितना है 1, दैट इज 12 वाट। तो यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है कि ये जो पावर है 4 ओम वाट का, ये ज़्यादा पावर खींच रहा है बशर्ते 12 ओम के। तो क्या लिखेंगे, पावर ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं आगे, पावर ऑफ 4 ओम विल बी ग्रेटर देन पावर ऑफ 12 ओम। चलिए, और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पे हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट हुआ है, और थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड हम लोगों ने आपके लिए एक खास गिफ्ट रखा है। हमने अपना एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मिडा गुरु। जाइए प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए उसे, और जो प्राइस है, प्राइस टैग है, वो मिनिमल रखा है। जो लोग घर पे रह के प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।